मैं डॉक्टर संजय कुमार, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू, असिस्टेंट प्रोफेसर विषय समाजशास्त्र में आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सिलेबस के अनुसार बीए भाग थर्ड ईयर में जो हमारी पुस्तक है सामाजिक विचारक, उसमें हम आज कार्ल मार्क्स का अध्ययन करेंगे। देखिए, कार्ल मार्क्स आधुनिक एवं वैज्ञानिक साम्यवाद तथा अधिकांश समाजवादी विचारधाराओं के सर्वमान्य जनक हैं। वैसे तो साम्यवाद की चर्चा अति प्राचीन है और मार्क्स के पहले प्लेटो, सेंट साइमन, फोरियर, ब्लॉन्क, रॉबर्ट ओवेन आदि विद्वानों ने भी राष्ट्रीय संपत्ति के उचित वितरण तथा विभिन्न वर्गों में सहयोगी संबंध पर बल देते हुए समाज की नई व्यवस्था की योजना प्रस्तुत की थी। परंतु इन समाजवादी विचारकों के विचार मुख्यतः राजनीतिक अथवा धार्मिक आधारों पर आधारित थे। मार्क्स ने सर्वप्रथम साम्यवाद को न केवल एक नवीन और मौलिक रूप प्रदान किया, बल्कि उसे ऐसे सुदृढ़ वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित किया जो कि दिन प्रतिदिन दृढ़तर ही होता जा रहा है। आज शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां इस वाद के मानने वाले लोग न हों। समग्र संसार के श्रमिक और क्रांतिकारी आंदोलन मार्क्स के प्रभावशाली विचारों से प्रभावित हुए हैं, इसलिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के महान शिक्षक और नेता कहा जाता है। इस दृष्टि से मार्क्स संसार के न केवल महान अपितु युग प्रवर्तक विचारकों में से एक हैं। स्तेपानोवा का तो दावा है कि मार्क्सवाद मानवता को पथ प्रदर्शक ध्रुव तारे की भांति कम्युनिज्म का रास्ता दिखा रहा है। जब हम कार्ल मार्क्स के जीवन चित्रण तथा उनकी कृतियों की बात करें तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के इस महान शिक्षक और नेता कार्ल मार्क्स का जन्म प्रुशिया के राइन प्रांत के ट्रियर नगर के एक यहूदी परिवार में 5 मई सन 1818 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता वकील थे और उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। मार्क्स की शिक्षा सन 1830 से 1835 तक ट्रियरी के एक अच्छे स्कूल ट्रियर जिम्नेजियम में होती रही। उन्होंने अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा के लिए जो निबंध चुना, उसका शीर्षक था पेशा चुनने के संबंध में एक तरुण के विचार। इस निबंध से यह पता चलता है कि इस 17 वर्षीय बालक ने उस समय की मानवता की त्यागपूर्ण सेवा करने में अपने जीवन की सार्थकता समझी थी। इस स्कूल की अंतिम परीक्षा पास करने के पश्चात मार्क्स पहले तो बोन और फिर बर्लिन विश्वविद्यालय के कानून विभाग में दाखिल हुए। मार्क्स ने अपना विषय कानून चुना था, लेकिन दर्शन शास्त्र और इतिहास में भी उनकी खूब अधिक रुचि थी। कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं पर उस समय अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रभाव स्पष्ट था। पूंजीवाद का विकास हो जाने के कारण यूरोप में कई देशों में सामंतों और भूदासों के बीच के संबंधों के अवशेष अधिकाधिक रूप में अस्थायी बन चुके थे। हर कहीं बड़े पैमाने के पूंजीवादी उद्योग के जन्म और विकास के साथ साथ
किसानों तथा दस्तकारों की दशा भी बिगड़ गई थी और सर्वहारा वर्ग पैदा हो गया था। सर्वहारा एक ऐसा वर्ग था जो कि उत्पादन के सभी साधनों से वंचित था। उस समय जर्मनी की जनता एक चक्की के दो पाटों के बीच पिस रही थी। एक ओर से सामंतवाद का अवशेष और दूसरी ओर से अपरिपक्व पूंजीवाद उसे पीड़ित कर रहा था। इन अवस्थाओं का प्रभाव मार्क्स की विचारधाराओं पर बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। मार्क्स ने अपने विद्यार्थी जीवन में हिगल की कृतियों से परिचय कर लिया था और वामपक्षी हिगलवादियों से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया था। मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय में अपना एक व्याख्यात्मक निबंध प्रस्तुत किया था जिसका शीर्षक था डेमोक्राइट तत्व और एपिकुरस के प्रकृति दर्शनों में अंतर। उनके उस व्याख्यात्मक निबंध से पता चलता है कि उस समय उनका दृष्टिकोण यद्यपि भाववादी था, फिर भी वह हिगल के असंगतिपूर्ण दर्शन के अनिश्वरवादी और क्रांतिकारी निष्कर्ष निकालने में लगे थे। हिगल ने भौतिकवाद और अनिश्वरवाद को लेकर उनकी निंदा की थी। इसके विपरीत मार्क्स ने धर्म और अंधविश्वास के विरुद्ध उस प्राचीन यूनानी दार्शनिक से साहसपूर्ण संघर्ष की सराहना की। मार्क्स को उस व्याख्यात्मक निबंध पर ही अप्रैल सन 1841 के दर्शन शास्त्र के डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। मार्क्स की इच्छा बोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने की थी, परंतु उसकी सुविधा नहीं मिलने पर अप्रैल सन 1842 में राइनिश ज़ाइटुंग नामक पत्रिका में काम करना शुरू किया और उसके संपादक भी बन गए। इस पत्रिका के कॉलमों के द्वारा मार्क्स ने एशिया और समूचे जर्मनी में उसमें पाए जाने वाले राजनीतिक और धार्मिक उत्पीड़न के विरुद्ध तथा आम जनता के हितों के पक्ष में आवाज उठाई। उन्होंने बार बार यह अनुभव किया कि जनता की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के प्रति एशिया की सरकार और उनके अधिकारियों का दृष्टिकोण अत्यंत निर्दयपूर्ण है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सरकार उसके अधिकारी तथा कानून शासन वर्गों के हितों का ही प्रतिनिधित्व और समर्थन करते हैं, जनता के हितों का नहीं। अपने उग्र विचारों के कारण उपरोक्त पत्रिका के हिस्सेदारों से मार्क्स का मतभेद हुआ और उन्होंने 17 मार्च सन 1843 को संपादन पद से इस्तीफा दे दिया और जर्मनी छोड़कर पेरिस चले गए। परंतु इसके पहले आपका विवाह जेन फॉन वेस्ट कालेन से हुआ। जेनी उनकी बचपन की मित्र थी और विद्यार्थी काल में ही मार्क्स के साथ उसकी मंगनी हो चुकी थी। पेरिस में अगस्त 1844 के अंत में मार्क्स और एंगेल्स का एक ऐतिहासिक मिलन हुआ जिसमें उन्होंने पाया कि दोनों के विचार पूर्णतः एक दूसरे से मेल खाते हैं। इसके बाद ही उन दोनों मित्रों के बीच वह रचनात्मक सहयोग प्रारंभ हो गया जिसका इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। लेनिन ने उचित ही लिखा है कि प्राचीन काल की कथाओं में हमें मित्रता के बहुत से हृदय द्वारक उदाहरण मिलते हैं, लेकिन यूरोप का सर्वहारा वर्ग यह दावा करता है कि उसके विज्ञान की रचना ऐसे दो अधितात्वों और योद्धाओं ने की थी जिनकी परस्पर मैत्री के संबंध प्राचीन समय की मानवीय मित्रता की सबसे हृदय द्रावक कहानियों को भी फीका बना देती है। साइलेशिया के बुनकरों के जून 1844 के विद्रोह का मार्क्स ने बड़े उत्साह से स्वागत किया। इस पर प्रशिया की सरकार ने फ्रांस की सरकार पर दबाव डाला और मार्क्स को
फ्रांस से देश निकाला दे दिया। फरवरी सन 1845 में मार्क्स ब्रुसेल्स जाकर रहने लगे। इसी समय मार्क्स और एंगेल्स की संयुक्त रचना होली फैमिली प्रकाशित हुई। सर्वप्रथम जो मार्क्स की पुस्तक थी उसका नाम था होली फैमिली, जिसमें सर्वहारा वर्ग के विश्वव्यापी ऐतिहासिक उद्देश्य से संबंधित विचारों की लगभग एक संपूर्ण समूची प्रणाली खड़ी कर दी गई थी। होली फैमिली के नई क्रांतिकारी भौतिकवादी दर्शन का और सर्वहारा वर्ग की सैद्धांतिक विचारधाराओं का तत्व मौजूद था। मार्क्स और एंगेल्स ने इतिहास के भौतिकवादी सिद्धांतों से संबंधित समाज विज्ञानों को अधिक स्पष्ट और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के लिए एक दूसरी संयुक्त रचना जर्मन आइडियोलॉजी शुरू की। इसमें उन्होंने हेगेल के भाववादी और नए हेगेलवादियों के मनोगत भाववादी दर्शन की विस्तृत आलोचना की। कम्युनिज्म के सैद्धांतिक स्तंभ हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। इन स्तंभों के निर्माण में जर्मन विचारधाराओं में सर्वाधिक महत्व का कार्य किया था। मार्क्स और एंगेल्स ने कम्युनिस्ट लीग की दूसरी कांग्रेस की तैयारी को बड़ा महत्व बताया। यह कांग्रेस सन 1847 में नवंबर के अंत और दिसंबर के प्रारंभ में लंदन में हुई थी। इसमें इन दो मित्रों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और उन्हें एक कम्युनिस्ट घोषणा पत्र तैयार करने को कहा गया। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र मार्क्स की अमर रचना है, जो कि लंदन में फरवरी 1848 में प्रकाशित हुई थी। यह वैज्ञानिक कम्युनिज्म का कार्यक्रम संबंधी दस्तावेज है। इसमें ही पहली बार सर्वहारा के क्रांतिकारी सिद्धांतों की एक संक्षिप्त और सरल व्याख्या की गई थी। मार्क्स की जो अन्य पुस्तकें हैं वह द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, जो 1847 में लिखी गई थी, फ्रांस में वर्ग संघर्ष, और जो अन्य पुस्तकें हैं उनकी हम विस्तृत से चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।